लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में स्टडी किया था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये भी पढ़े थे। लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये नहीं पढ़ा हुआ था। तो एक काम करते हैं, पहले 2 मिनट में लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे करने हैं इनको पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, देखिए, हालांकि फॉर्मूले आपको पहले भी बताए जा चुके हैं कि कभी अगर log x टू द बेस e आता है तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करिएगा। ये कौन सा लॉगरिथम है, प्राकृतिक या साधारण? ये नेचुरल लॉगरिथम है या कॉमन लॉगरिथम है? नेचुरल लॉगरिथम है। आपने लॉगरिथम की क्लास पढ़ी नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना। तो क्या पढ़े हैं, केवल क्वेश्चंस का वेट करते रहते हैं, सवाल कब से लगे बस हम तो वही देखेंगे। आप बेसिक नॉलेज आपको मैथमेटिक्स का नहीं होगा तो आप कैसे एक अच्छा मैथमेटिशियन बनेंगे। तो log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आता है 1/x। ठीक है, 1/x इसका डेरिवेटिव आता है। और कभी कभी इसी में आ सकता है आपका कॉमन लॉगरिथम जिसमें log x टू द बेस 10 होगा, या इस जगह पर बेस में e के बजाय कुछ और आ जाएगा। फिर आप उसको कैसे करोगे। तो ऐसे सिचुएशन पर सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम ये जो कॉमन लॉगरिथम है इसको सबसे पहले हम नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लें। कॉमन लॉगरिथम क्यों है, क्योंकि इसका बेस 10 है और हम इसको नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब बेस e बनाना चाहते हैं। तो क्या लॉगरिथम में अगर बेस 10 है तो आप बेस e बना सकते हो? बना सकते हैं। कैसे? बेस चेंज फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा गया। बेस चेंज फॉर्मूला से सबसे पहले आप इसको क्या करिए, सबसे पहले आप इसे नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करिए। तो अभी अवकलन नहीं, पहले तो इसे चेंज ही करिए। इसका बेस हम e में लाना चाहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम में बदलना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए, लास्ट क्लास में बताया, अगर आप नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेशक कर लीजिए, आप कर लीजिए। तो log x टू द बेस e, लेकिन आपने ज़बरदस्ती ये किया हुआ है, इसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या लिखना पड़ेगा उसके साथ में आपको, log, बताइए क्या लिखें, e टू द बेस 10। बेस 10 है तो 10 बेस में ही जाएगा, और यहाँ पर जो एक नया नंबर आपने इन्वॉल्व किया है वो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। तो log e टू द बेस 10। इस तरह से हमने कॉमन लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, बेस चेंज फॉर्मूला याद नहीं आया आपको? एक बार और देख लीजिए जरा जल्दी से। अगर कहीं पर log m टू द बेस b लिखा हुआ है, log x टू द बेस b लिखा हुआ है, और हम इस बेस b को बदलकर इसकी जगह पर a लाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, आप बेस b को बदलकर उसकी जगह a लिख ही दो। जो आप चाहते हो ना वो कर ही दो, कीमत बाद में चुकाते रहेंगे हम उसकी। तो x b की जगह a चाहते थे तो हमने लिख दिया। अब उसके बदले में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, log, ये बेस में है ना तो ये बेस ही रहेगा। जो नया नंबर आपने इंसर्ट कराया है वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। समझ आया आपको? बस इसी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता होगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो नंबर इसके बेस में है वो बाद में भी बेस में ही जाएगा, वो अपनी जगह नहीं बदलेगा। जो नया नंबर आप लगाओगे यहाँ पर उसको आप यहाँ नोट कर दिया करोगे। अभी भी नहीं समझ में आया? आया? इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक ये और एक ये दोनों आपस में कैसे हैं, गुणा में।
जिनमें से ये तो वेरिएबल है लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है। आप देख लीजिए इसमें e टू द बेस 10 आ रहा है, इसमें कहीं कोई ये वेरिएबल नहीं दिख रहा, ना x दिख रहा है ना y दिख रहा है, तो ये कैसा टर्म हो गया? कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, किस तरह से इसको डिफरेंशिएट किया जाए बताइए? जब एक कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ आता है तो आप उसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? अगर 5 sin x आएगा, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के साथ दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं? कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करिए। sin x का क्या होगा? cos x। इसी तरह से इसमें करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, डिफरेंशिएशन तो इसका करेंगे ना, log e टू द बेस 10 d dx ऑफ log x टू द बेस e। और log x टू द बेस e का जो डिफरेंशिएशन है आप जानते हैं वो 1/x है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? और 1/x हमने पहले लिख दिया और इसे अब लिखे दे रहे हैं, log e टू द बेस 10 हो गया। तो कभी भी अगर नेचुरल लॉगरिथम है तब तो बड़ा इजी है 1/x, लेकिन अगर कॉमन लॉगरिथम आ गया कभी तो पहले उस बेस चेंज फॉर्मूले, इसीलिए बेस चेंज फॉर्मूला आपको बताया गया था कि पहले बेस चेंज फॉर्मूले की हेल्प से आप बेस चेंज करके कॉमन लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दें। और अगर आप ऐसा ना करना चाहें कोई समस्या नहीं है, आप सीधे इसका ये सूत्र याद कर लें कि अगर कभी भी log x टू द बेस 10 आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1/x log e टू द बेस 10। सिमिलरली अगर कभी ऐसा आ जाता है d dx ऑफ log x टू द बेस a, तो इसी के अकॉर्डिंग आप मुझे इसका फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा? 1/x log e टू द बेस a। कितना इजी है देखो। तो आप ये भी मत करिए, छोड़ दीजिए इसको, आप सीधे इसका ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना समझ आया। और अब आज हम लोग एग्जाम्पल्स पर चलेंगे, तो देखिए कैसे एग्जाम्पल लगेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल 28 नंबर पे है, इसमें इन्होंने ये बोला हुआ है, क्या यह सत्य है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए x इज इक्वल टू ई टू द पावर log x? x के सभी वास्तविक मानों के लिए x इज इक्वल टू ई टू द पावर log x। आपको इसके बारे में एक बात भी बताई गई थी लास्ट क्लास में कि अगर कभी भी log x लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा लॉगरिथम है, नेचुरल है या कॉमन लॉगरिथम है? नेचुरल लॉगरिथम है और इसका बेस हमेशा क्या होगा? e। याद आया? NCERT बेस e वाले लॉगरिथम का बेस लगाती ही नहीं है, वो log x लिखती है। अगर e से हट के कुछ बेस आता है तो वो उसको यूज करते हैं। हमने कल भी आपको बताया। और इसी को ln x भी बोलते हैं। किसी ने घर में जाके देखा था कैलकुलेटर में? किसी ने नहीं देखा, टाइम ही नहीं मिला होगा। अच्छा ना, आपको पूरा दिन फुर्सत रहने के बाद भी टाइम नहीं मिला होगा आपको। कोशिश करिए और थोड़ा सा शर्म करिए कि जो काम आपको एक छोटा सा काम कहा जाता है उसको भी, और मोबाइल देखे जरूर होगा, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में रोज मोबाइल नहीं देखते हो आप। अगर ये कहोगे नहीं हम मोबाइल नहीं देखते हैं तो नहीं कहते, 100 में 1-8% की मैं मान लूँ, नहीं तो लगभग सभी लोग तो देखते होंगे। और अपनी इस पढ़ाई के लिए देखें तो वो आपको बहुत नॉलेज देगा। दुनिया में कोई भी चीज़ होती है ना, अगर आप उसको अच्छा यूज़ करना चाहोगे तो उसका यूज़ बहुत ही अच्छा होता है। आप टेलीविज़न देखना कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अपने नॉलेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल को देखना 1 घंटा 4 घंटा आप 10 घंटा देखिए, कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आप उसे अपने नॉलेज को गेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ऊट पटांग काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ये सब बेकार है यार। आप उसको भी चलाइए तो नॉलेज के लिए इस्तेमाल करिए, जहाँ से नॉलेज आता है वो चीज़ आप देखिए तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा। ये इसको प्रूव करके देना है मुझे कि क्या वाकई में e की घात log x का मान x होता है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने से अगर ये आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। तो मैं यहां पर ले लेता हूं, माना y इज इक्वल टू
e टू द पावर log x। और अब आप ये समझ भी रहे कि यहां पर बेस क्या लगा होगा, e, विच इज हिडन, जो कि छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा हमको, पर e है। मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों का log ले लेता हूं। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में log लेने पर इधर का log आएगा तो log y इज इक्वल टू, इधर में log आएगा तो log e टू द पावर log x। ठीक है, और जहां जहां बेस नहीं लगा है हर जगह e ही समझिएगा, याद रखिएगा। लॉगरिथम में कुछ रूल आपको कल बताए गए थे पिछली क्लास में। एक उसमें रूल था एक्सपोनेंट का रूल, log m टू द पावर n लगता था। तो अगर log m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या बनता था, पावर आगे आ जाती थी तो वो बन जाता था n log m। ये log y ही है। इसमें आप ध्यान से देखिए, log m टू द पावर n, e की घात में log x है, पावर log x है, वो पावर आगे आ जाएगी तो आगे कौन आ जाएगा, log x, और अंदर में क्या बचेगा, log e। देखिए log m टू द पावर n होता था तो पावर तो आगे आ जाती थी, बाकी log m तो लिखोगे ना आप, इसको भूल थोड़ी जाओगे, तो ये पावर आगे आ जाएगी log x, बाकी log e तो आपको लिखना पड़ेगा। अभी भी नहीं समझ आया? अब log यहां पर जो कोई बेस नहीं है तो क्या मान लेंगे, e। अब आप मुझे बताइए log e टू द बेस e, जब लॉगरिथम में नंबर और बेस दोनों सेम होते हैं उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। पहले से आपको कई बार ये बात आई है, तो ये हो गया 1। अभी बचता क्या है यहां पर, log y टू द बेस e इज इक्वल टू log x टू द बेस e। दोनों तरफ आप देखें लॉगरिथम है, दोनों लॉगरिथम का बेस e है, यानी कि दोनों नेचुरल लॉगरिथम है। तो अगर आप दोनों की कंपेयर करवा दोगे तो आपको नहीं लगता कि y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, y इज इक्वल टू x, और y की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, e टू द पावर log x इज इक्वल टू x। देखिए यही हमको प्रूव करना था कि अगर e की घात में log x है तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी, x के इक्वल आ जाएगी। समझ आया? ये 28th नंबर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 29 है जिसमें y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। कई पार्ट में क्वेश्चन है, 1 2 3 4 पार्ट्स में क्वेश्चन है। बहुत इजी है, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। पहले मैं पढ़ देता हूं कि लिखा क्या है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। लिखा है x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए, मतलब x के सापेक्ष निम्नलिखित के अवकलन करने हैं। 4 पार्ट में क्वेश्चन है तो पूरे 4 पार्ट्स के अवकलन x के सापेक्ष ही करने हैं, जिनमें से पहला पार्ट ये आपके सामने लिखा है, दैट इज y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, एंड वी हैव टू डिफरेंस दिस गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। हमें इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, बहुत आसान है, कर दो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे लिखोगे बेटा इसे आप, d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ e टू द पावर माइनस x। ठीक है, अच्छा अब एक प्रॉब्लम यहां पर है कि हमको तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना आता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव आता है, और यहाँ तो e टू द पावर माइनस एक्स आ गया, इसका तो डेरिवेटिव हमको आता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन पर हम क्या करेंगे कि ये जो e टू द पावर माइनस एक्स है ना, इसमें से ये जो आप x देख रहे हो माइनस एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर से सुनिए, e टू द पावर x का डेरिवेटिव करना आपको आता है, e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमको नहीं आता। तो उस सिचुएशन पर इस माइनस एक्स को हम क्या कर लेंगे, x मान लिया। अगर हमने इस पूरे माइनस एक्स को x माना तो आप इसको क्या पढ़ रहे हैं, e की घात x,
और e की घात x का डेरिवेटिव बता सकते हैं आप? जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे थे उस समय इसका डेरिवेटिव बताया गया था। e की घात x का अवकलज क्या होता है? e की घात x का अवकलज e की घात x है। पन्ने पलट के देख लो जरा, भूल जाते हो। तो e की घात x का अवकलज e की घात x होता है, इसलिए जब इसको x माना तो e की घात x बन गया। इसका अवकलज क्या होगा? e की घात x और x की जगह पर माइनस x। अब आप मुझे ये बताओ, आगे बढ़ने से पहले ये सोचो कि क्या जिसको हमने x माना है वो वाकई में केवल x है? नहीं है। क्या है फिर वो? तो उसको क्या करना चाहिए हमको? उसको अवकलन कर देना चाहिए। तो d dx ऑफ माइनस x, इसी को तो करना है। e टू द पावर माइनस x d dx ऑफ माइनस x, माइनस बाहर कर लेंगे, x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। यानी कि माइनस x का अवकलन कितना आएगा? माइनस और x का 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस x। इस तरह से e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या बना? माइनस e टू द पावर माइनस x। फिर से e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, लेकिन e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस x। सब जगह माइनस माइनस फैल जाएगा, हर जगह माइनस माइनस आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 29 पे, साइन लॉग x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। जो फंक्शन है ये है साइन लॉग x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब जहां x का जो मान है वो 0 से कैसा है? बड़ा। 0 भी नहीं है और 0 से छोटा भी नहीं है, ये बताने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब ठीक है, सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको लिख दिया d dx ऑफ y इज इक्वल टू, इधर भी d dx लगाएंगे साइन, और ये क्या लिखा हुआ है? log x। ठीक है। अब आप देखें, हमें साइन x का डेरिवेटिव आता है, साइन log x का डेरिवेटिव हमको नहीं आता, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए इस log x को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो अब बताइए इसको कैसे पढ़ेंगे आप? साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, तो cos x की जगह पर log x। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आप ये देखो कि क्या इस बार जिसको आपने x माना था क्या वो केवल x है? नहीं है। क्या है तो फिर? log x। और ऐसी सिचुएशन पर जिसको हमने x माना हो वो x ना हो तो हमने उसे क्या करना पड़ता है? अवकलन करना पड़ता है। तो उसका डेरिवेटिव करो, d dx ऑफ log x। अब ये मुझे बताइए, क्या ये लॉगरिथम नेचुरल लॉगरिथम है या ये लॉगरिथम एक कॉमन लॉगरिथम है? दिस इज अ नेचुरल लॉगरिथम बिकॉज बेस इज हिडन हियर, क्योंकि बेस को यहाँ क्या किया गया है? छुपा दिया गया है। नहीं लगा तो e मानेंगे, और अगर बेस e है देन इट इज श्योर दैट इट इज अ नेचुरल लॉगरिथम। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बता सकते हैं? इट इज ओनली 1/x, तो इसका डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा। आप चाहें थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos log x/x। ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 29 का सेकेंड पार्ट आपका हो गया। ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है? x इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मीनिंग है? थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि x का मान जो है वो 0 से कैसा है? बड़ा है। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब कैसी है? पॉजिटिव। अगर x 0 होता तो ये हमारा आंसर अपरिभाषित हो गया होता। अगर x 0 से छोटा होता तो हमें इस x से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम थी। log x, आप याद करिए लॉगरिथम का डोमेन क्या होता है?
पॉजिटिव रियल नंबर, इसलिए इस x को कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब सिर्फ धन वास्तविक संख्याएं, ना जीरो चाहिए और ना जीरो से छोटा नंबर चाहिए, हमें हमेशा जीरो से कैसा नंबर चाहिए, बड़ा, और वही यहां दे रहे हैं। मतलब उन्होंने ये बता दिया है कि ऐसा ऐसा है, और अब आप चेक करके भी देखोगे तो आपको आपका फलन कहीं से लगेगा नहीं कि कैसा है, अपरिभाषित। तो वैसे इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन साइड में लिखी हुई चीजों को अगर आप गौर किया करेंगे तो क्वेश्चन से उनका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकलता है। ठीक है, अगर यहां पर ऐसे भी लिख देते तो फिर ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि x 0 हो गया, जबकि लॉगरिथम का डोमेन धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो ये तो 0 के बराबर हो गया गलत। इस वजह से उन्होंने खुद आपको ऐसा बता दिया है कि कभी आप अगर इसको सोचें तो आपको ये हमेशा परिभाषित ही मिलेगा आपका आंसर। ओके, ये 29 एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट हमने कर लिया, आप इसे नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम 29 एग्जाम्पल के बाकी दोनों पार्ट्स भी कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 29 का थर्ड पार्ट है cos इनवर्स e टू द पावर x। इसको डिफरेंशिएट करना है हमको, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स। अब हमें कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो आता है, पर कॉस इनवर्स ई टू द पावर एक्स के लिए तो हमको मालूम नहीं है। तो ऐसे हालात में हम थोड़ी देर के लिए इस ई टू द पावर एक्स को एक्स मान लेंगे। अगर इसको एक्स मानेंगे तो अब हम इसको पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स की जगह पर कौन है, e टू द पावर एक्स, तो e टू द पावर एक्स का स्क्वेयर। अब ये देख लो कि क्या जिसको आपने x माना है वो वाकई में केवल x है या कुछ और है। x तो है नहीं, कुछ और है, तो उसको हमें क्या करना है, उसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो इस e टू द पावर x का अवकलन हम कर देंगे। अब ये -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस घात से घात में गुणा हो जाएगा, तो ये -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर 2x बन गया। और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, आप सब जानते हो। इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे तो -e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई टू द पावर 2x। ठीक है, ये आंसर बन गया हमारा। अब फोर्थ पार्ट देखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर कॉस एक्स। ठीक, अब आप गौर से देखिए, हमें जो डेरिवेटिव आता है वो e की घात x का आता है, जबकि यहाँ पर e की घात लिखी हुई है cos x, तो e की घात cos x का तो डेरिवेटिव हमको आता नहीं। ऐसी सिचुएशन पर हम cos x को ही थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और e की घात x का डेरिवेटिव अब हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको x मान लिया। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, e टू द पावर x, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव हम सबको आता है, क्या होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x की जगह पर cos x। समझ रहे हैं आप? अब आपने जिसको x माना है, क्या वो वाकई में केवल x है? नहीं, वो तो cos x है, तो उसका डेरिवेटिव आपको फिर से पता लगाना पड़ेगा कि क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। e टू द पावर cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x,
तो वो हम यहाँ लिख देंगे माइनस साइन एक्स, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस ई टू द पावर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। इस तरह से ये एग्जाम्पल आपके जो 28 और 29 नंबर थे, ये एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, और एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे अब। ठीक है, एग्जाम्पल ही कंप्लीट कर लो, एक्सरसाइज कल रख लेते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।